बट क्विकली रिवाइज कर, फिर आज का क्लास प्रोसीड करते हैं हम। केमिस्ट्री रैपिड लाइफ में हमने फूड केमिस्ट्री के बारे में देखा था, जिसमें हमने जो बेसिक बायोमोलिक्यूल्स है जो हमारे बॉडी में होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स और लिपिड्स के बारे में पढ़ा था। कार्बोहाइड्रेट होते हैं बच्चों पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन्स, या फिर तो ऐसे कंपाउंड जो पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन जनरेट करते हो। प्रोटीन जो होते हैं वो पॉलीमर्स ऑफ अमाइनो एसिड्स होते हैं। अमाइनो एसिड जब आपस में जुड़ते हैं तो पॉलीमर्स बनाते हैं। लिपिड जो होते हैं ये इनकी सॉलिबिलिटी में, लिपिड्स यहाँ पे थोड़ा डेफिनेशन गलत हो गया, लिपिड ठीक है। लिपिड्स कोई भी बायोमोलिक्यूल जो पानी में इनसॉल्युबल होता है उसको बोलते हैं। फैट्स और ऑयल आर द कॉमन लिपिड्स दैट आर फाउंड इन आवर बॉडी। फैट्स जो होते हैं वो ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल होते हैं। दो तरह के फैट होते हैं, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड फैट्स में सिर्फ सिंगल बॉन्ड होता है और ये सॉलिड होते हैं रूम टेम्परेचर पे। वेरस अनसैचुरेटेड फैट जो होते हैं डबल और ट्रिपल बॉन्ड वाले होते हैं और सेमी सॉलिड टू लिक्विड होते हैं रूम टेम्परेचर पे। ऑयल्स भी दो तरीके के होते हैं। ऑयल्स आर नथिंग बट फैटी एसिड्स। दो तरह के होते हैं, सैचुरेटेड ऑयल जिसको वनस्पति घी भी बोलते हैं, और अनसैचुरेटेड ऑयल्स हमने देखा था लिपिड्स और प्रोटीन्स आपस में कंबाइन होकर लिपोप्रोटीन्स बनाते हैं, जिसमें से एक ही सिर्फ अच्छा होता है हमारे लिए, HDL, बाकी सारे खराब होते हैं। ठीक है, क्योंकि लोग अथेरोस्क्लेरोसिस जैसे कंडीशंस को पैदा करते हैं। ये फैट, सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड फैट का स्ट्रक्चर देखा था हमने। हमने समझा था क्यों अनसैचुरेटेड फैट लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पे। फैट्स में, अनसैचुरेटेड फैट्स में भी दो टाइप होती है, सिस और ट्रांस। सिस जो होता है वो अच्छा होता है, ट्रांस जो होता है डिफिकल्ट टू मेटाबोलाइज होता है। फैट्स और ऑयल्स जो होते हैं ये रैंसिडिफाई हो जाते हैं ज्यादा देर तक इनको ऐसा छोड़ दिया जाए तो। क्यों हो जाते हैं? बिकॉज ऑफ टू मैकेनिज्म, एक तो हाइड्रोलिसिस होने की वजह से, एक तो ऑक्सीडेशन होने की वजह से। फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में फिर हमने बात किया था, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स ब्राउन या फिर डार्क हो जाते हैं जब एयर में एक्सपोज करके रखो तो। क्यों हो जाते हैं बच्चों? क्योंकि जब तुम लोग फ्रूट्स और वेजिटेबल कट करते हो तो उनके अंदर से कुछ पॉलीफिनॉल्स निकलते हैं जो हवा के कांटेक्ट में क्विनॉन बन जाते हैं, और एक क्विनॉन बाद में पॉलीमराइज होकर टैनिन्स बन जाते हैं जो कि ब्राउन कलर फॉर्म कर लेते हैं। ठीक है, तो इसको बचाया कैसे जा सकता है? कुछ केमिकल्स वगैरह डाल के, जैसे कि सिट्रिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड, विनेगर, सॉल्ट और SO2, ये सब डाल के तुम लोग बचा सकते हो। फैटी एसिड का एक टॉपिक था हमारा, ओमेगा 3 फैटी एसिड, उसका स्ट्रक्चर मैंने बना दिया है यहाँ पे। ओमेगा 3 फैटी एसिड जो होता है ये अच्छा कोलेस्ट्रॉल होता है जो वॉलनट्स, फ्लाक्स सीड्स, चिया सीड्स, सोयाबीन, कॉड लिवर ऑयल से मिलता है। इसके अलावा फूड एडिटिव्स हमने देखा था, एंटीऑक्सीडेंट। और फिर आज हम लोग बात करेंगे मेडिसिनल केमिस्ट्री की। ठीक है, पिछले क्लास का किसी को कुछ डाउट है बच्चों? नोट्स बनाया सभी ने, होमवर्क सबमिट किया सभी ने? कितने बच्चे लोगों ने नोट्स बनाया है इसका? हाथ रेस करके बता दो जरा। यस, जिन बच्चों ने नोट्स बनाए प्लीज रेज योर हैंड। राज, अंगन, प्रतीक्षा, भूमि, खुशहाल, भूमि वापिस से, वीर, जावेद। भाई बाकी के बच्चे, 12 बच्चों ने नोट्स बनाया है। 12 बच्चों को कुछ डाउट है? 13 बच्चों ने कुछ भी डाउट, बच्चों नोट्स बनाया तो अच्छे से हाँ पढ़ाई सर। प्रिपरेशन हो गया रहेगा तुम लोगों का। बाकी के बच्चे भाई, बाकी के जो 24 बच्चे हैं उन लोगों को क्या है भाई, नहीं बनाना नोट्स वगैरह कुछ? तो फिर बाकी के 24 बच्चे क्यों नहीं किए भाई, नोट्स क्यों नहीं बनाए? कैसे होगा प्रिपरेशन ऐसे करोगे तो? जो बच्चों का नोट्स बना के हो गया ना उनको ये चैप्टर अब भूलेगा नहीं। ये जो चीज अच्छे से कर ली है उन लोगों को अब भूलेगा नहीं, उन लोगों को अच्छे से याद हो गया अब चीजें। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों। ड्रग मेडिसिनल केमिस्ट्री के बारे में लास्ट पार्ट बाकी है, तो वो भी लास्ट पार्ट भी कर लो कि किसके लिए छोड़ रखा है। इतना ज्यादा तो हमने डिस्कस नहीं किया था पिछले क्लास में।
छोटा सा चैप्टर है, और उस छोटे से चैप्टर में भी छोटा सा टॉपिक ही डिस्कस किया था सिर्फ। ठीक है, कुछ बाकी नहीं छोड़ना है, बैठना है तो पूरा करके ही उठने का। चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट एप्लीकेशन, और नेक्स्ट एप्लीकेशन ऑफ केमिस्ट्री इन डेली लाइफ विच आर इन टर्म्स ऑफ मेडिसिन। तो हम लोग मेडिसिनल केमिस्ट्री की बात करने वाले हैं। ठीक है, मेडिसिनल केमिस्ट्री जो होता है बच्चों, उसमें हम लोग के ऐसे केमिकल सब्सटेंस का यूज करते हैं जो किसी डिजीज को डायग्नोस, ट्रीट, प्रिवेंट, क्योर या फिर रिलीव करने के लिए यूज होते हैं। ऐसे सब्सटेंस को हम लोग बोलते हैं, ऐसे केमिकल सब्सटेंस को हम लोग ड्रग बोलते हैं। ये म्यूट पे रहना है, अगर कुछ पूछना हो तो अपने आप को अनम्यूट करो। ड्रग, क्या डाउट है भाई प्रतीक्षा को, बोलो। एक्सप्लेन वापस से कर दूं प्रतीक्षा, व्हाई यू आर फाइंडिंग इट सो हार्ड? इतना आसान तो है इसमें। when you cut any specific fruit and vegetable, you are actually damaging the cells present in the fruits and vegetables. This damage of cell releases some chemical called polyphenol, which are exposed to air now. पहले वो सेल के अंदर थे, लेकिन अब हवा में एक्सपोज हो चुके हैं और फ्रूट के सरफेस पे लगे हुए हैं। ये फ्रूट मैंने कट किया, इसके सरफेस से पॉलीफिनॉल ऐसे लेयर बन जाएगा, और ये पॉलीफिनॉल हवा के प्रेजेंस में क्विनॉन में कन्वर्ट हो जाते हैं। Because these two hydrogen will be taken up by this oxygen in the form of H2O, it will go out, and this oxygen forms double bond here. Can you process this? समझ में आ रहा है इतना पार्ट? And this quinones are the molecule which will then polymerize, एक के बाद एक के बाद एक जुड़ जाएंगे ऐसे quinones। ये क्विनोन है, ये दूसरे मॉलिक्यूल के साथ जुड़ जाएगा ऐसे। वैसे तीसरा क्विनोन जो है वो तीसरे मॉलिक्यूल के साथ जुड़ जाएगा, एंड इट विल रिपीट सो मेनी टाइम्स, जैसे क्विनोन्स आपस में जुड़ते चल जाएंगे एंड दे विल फॉर्म अ ब्राउन कलर टैनिन। ठीक है, तो बहुत सारे क्विनोन आपस में जुड़ के दे विल फॉर्म ब्राउन कलर टैनिन, विच इज द मेन केमिकल रिस्पॉन्सिबल फॉर द ब्राउनिंग ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। समझ में आ गई बात प्रतीक्षा को? ठीक है, तो जब तुम फ्रूट्स और वेजिटेबल कट करते हो, तो ये चीज होती है बस। सारा सीक्वेंस में लिखा हुआ है यहाँ पे, मैंने कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं बताया वहां पे। यस, तो ये सब सीक्वेंस में लिखा हुआ है, एक बार सिर्फ देखना है और फिर समझ में आ जाता है इधर पे। चलो, मैं बता रहा था बच्चों ड्रग क्या होते हैं। तो ड्रग जो वर्ड है, ड्रग वर्ड लैटिन वर्ड से डिराइव होता है, ड्रॉगयू से। ड्रॉगयू जो वर्ड है उसका मतलब होता है ड्राई हर्ब। ठीक है, ड्राई हर्ब। ठीक है, तो बच्चों आज के जमाने में भी और पिछले पुराने जमाने में तो ज्यादा ही यूज करते थे, सूखे पत्ते वगैरह जड़ी बूटियां जो होती थी उनको लगा के कोई भी बीमारी का इलाज किया जाता था, या फिर सर दर्द हो गया तो कुछ स्पेसिफिक टाइप के आयुर्वेदिक प्लांट्स होते थे, प्लांट के एक्सट्रैक्ट्स होते थे जिसको लगा लो तो दर्द वगैरह सही हो जाता था। तो उधरी उस टाइम पे जो यूज करते थे ड्राई हर्ब्स, उनको लैटिन में ड्रॉग बोलते थे, जिसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दिया गया ड्रग में। ठीक है, तो ड्रग को कैसे डिफाइन करोगे? दीज आर द केमिकल सब्सटेंसेस used for the purpose of diagnosis, prevention, treatment, cure or relief of a disease। ठीक है, तो उसको हम लोग बोलते हैं ड्रग। कोई भी केमिकल सब्सटेंस जो इन पांचों में से कोई एक चीज के लिए
यूज कर रहे हो, एक मिनट, पांचों में से कोई भी एक चीज के लिए अगर यूज कर रहे हो, कोई डिजीज को डायग्नोस करने के लिए कोई केमिकल सब्सटेंस यूज किया है, कोई कोई डिजीज को प्रिवेंशन के लिए यूज किया है, हुआ नहीं है डिजीज लेकिन हमको बचने के लिए लेना है, ठीक है, ट्रीटमेंट के लिए ले रहे हो कोई डिजीज को। बच्चों मेरी आवाज आ रही है सभी को? यस सर। सारा यस सर। आ रही है मेरी आवाज? यस, आई थिंक सारथी को आवाज आ रही है मेरी? सारथी को आवाज आ रही है? चलो, अगर आवाज आ रही है तो अच्छी बात है बेटा, नहीं आ रही तो रिज्वाइन कर लेना है तुम लोगों को, ठीक है। चलो, केमिकल सब्सटेंसेस यूज फॉर द पर्पस ऑफ डायग्नोसिस, प्रिवेंशन, ट्रीटमेंट, क्योर और रिलीफ ऑफ अ डिजीज। अगर तुम लोग कोई भी केमिकल सब्सटेंस किसी डिजीज को डायग्नोस करने के लिए, या फिर किसी डिजीज से बचने के लिए, या फिर तो कोई डिजीज हो गया उसका ट्रीटमेंट कर रहे हो, उस डिजीज को पूरी तरह से ठीक कर दे रहे हो, या फिर ठीक नहीं हो रहा, सिर्फ उस डिजीज से आराम पाने के लिए ले रहे हो। जैसे बहुत सारे डिजीज होते हैं बच्चों, जैसे कि आर्थराइटिस होता है, आर्थराइटिस बूढ़ों में होता है, बुजुर्गों में होता है, कि उनके जॉइंट पे हमेशा पेन रहता है। अब वो जॉइंट पेन पूरी तरह से तो ठीक नहीं कर सकते हो तुम लोग, लेकिन रिलीफ करने के लिए हम लोग दवाइयां लेते हैं। जैसे तुम लोग को सर दर्द हो रहा है, या फिर हाथ कट गया, या फिर कुछ बॉडी पे चोट लग गया, बोन फ्रैक्चर हो गया, तो वो सब चीजों के लिए हम पेन किलर लेते हैं। अब पेन किलर जो होता है वो बीमारी को ठीक तो नहीं कर देता ना, ऐसा मतलब हाथ टूट गया है मेरा अगर, तो हाथ को जोड़ तो नहीं देगा, लेकिन उसके पेन से रिलीफ दिला सकता है। ठीक है, समझ में आ रही है बात? तो वो मेडिसिन जो रिलीफ के लिए यूज करते हैं वो भी ड्रग्स ही कहलाते हैं बच्चों। ड्रग्स वो सारी चीजें होती हैं। क्या बात समझ में आ गई? ड्रग का डेफिनेशन समझ में आ गया बच्चों? यस सर। ठीक है, ड्रग्स का दूसरा डेफिनेशन सुनो बच्चों। दीज आर द केमिकल सब्सटेंस, ये एक तरीका हो गया, दिस इज द वेरी फॉर्मल डेफिनेशन। दूसरा देखते हैं हम लोग जनरल डेफिनेशन। दीज आर द केमिकल सब्सटेंस, कैसे ड्रग ये सारी इफेक्ट प्रोड्यूस करता है, कोई भी बीमारी को कैसे ठीक करता है। हमारे बॉडी में जाके जो बायोमोलिक्यूल्स हमने पढ़ा था कल की क्लास में, पिछली क्लास में, वो बायोमोलिक्यूल के ऊपर जाके एक्ट करता है और स्पेसिफिक बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स जनरेट करता है, जिस रिस्पॉन्स से अपने को रिलीफ वगैरह मिल पाए। सो दीज आर द केमिकल सब्सटेंस, ठीक है, विच इंटरैक्ट्स विथ बायोमोलिक्यूल्स। बायोमोलिक्यूल क्या क्या चीज है हमारे बॉडी में? कार्बोहाइड्रेट है, हमने पढ़ा था पिछले क्लास में, प्रोटीन्स हो जाते हैं, लिपिड्स हो जाते हैं, न्यूक्लिक एसिड्स हो जाते हैं। इन लोग के साथ इंटरेक्ट करता है एंड प्रोड्यूसेस बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स। बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स मतलब बच्चों, जैसे अगर सर दर्द दे रहा था मेरा, तो सर दर्द को आराम जनरेट करने वाला रिस्पॉन्स प्रोड्यूस कर देगा। ठीक है, तो इनके साथ इनके ऊपर एक्ट करके ही ड्रग जो होता है बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करता है। तो वैसे केमिकल सब्सटेंस को क्या बोलते हैं? एक ड्रग बोलते हैं हम लोग। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल सुनो। जो दर्द जनरेट करने के लिए हमारे बॉडी में बहुत सारे रिसेप्टर्स होते हैं, ठीक है, बहुत सारे केमिकल सब्सटेंस हमारा बॉडी प्रोड्यूस कर सकता है, जो पेन मीडिएटर्स जिसको बोला जाता है, जो पेन इंड्यूस करते हैं। एक कॉमन जो पेन मीडिएटर है वो एरा। मेडिसिन और ड्रग में कुछ डिफरेंस है, मैं बताऊंगा कुशाल, रुक जा, पहले जो बोल रहा हूँ उस पर ध्यान दो, मैं थोड़ी देर में आता हूँ मेडिसिन और ड्रग पे।
ठीक है बच्चों, क्या होता है कि हमारे बॉडी में एक कॉमन पेन मीडिएटर है जिसका नाम है एराकिडोनिक एसिड। एराकिडोनिक एसिड जो पेन मीडिएटर है हमारे बॉडी में, ये जब जब बनता है बॉडी में तो दर्द का एहसास होता है बच्चों, दर्द होता है हम लोगों को। ठीक है, और इसको बनाने वाला कौन होता है? प्रोस्टाग्लैंडिन करके एक केमिकल है, प्रोस्टाग्लैंडिन। ये प्रोस्टाग्लैंडिन जो है, जब साइक एराकिडोनिक एसिड में कन्वर्ट होगा, ठीक है, एराकिडोनिक एसिड में कन्वर्ट होगा तो हमको पेन इंड्यूस होगा। ये एराकिडोनिक एसिड जो है हमारे न्यूरॉन्स पे जाके सेंसिटाइज करता है। न्यूरॉन स्पेसिफिक टाइप के न्यूरॉन्स होते हैं जिसको नोसिसेप्टर्स बोलते हैं, नोसिसेप्टर्स। नोसिसेप्टर्स को जाके स्टिमुलेट करता है और पेन इंड्यूस करता है बच्चों। इस तरह से पेन का इंडक्शन होता है और पेन का सेंसेशन होता है, ऐसे बोल सकते हो तुम लोग। तो ये एराकिडोनिक एसिड कैसे बनता है प्रोस्टाग्लैंडिन में? विद द हेल्प ऑफ एन एंजाइम कॉल्ड एज साइक्लोऑक्सीजिनेस। साइक्लोऑक्सीजिनेस एंजाइम जो है वो प्रोस्टा, लेट्स से ये जो है प्रोस्टाग्लैंडिन का शेप है, ये प्रोस्टाग्लैंडिन है। तो ये प्रोस्टाग्लैंडिन जब यहाँ पे बाइंड करेगा, जस्ट अ मोमेंट, तो बच्चों ये प्रोस्टाग्लैंडिन जो है ये साइक्लोऑक्सीजिनेस के एक्टिव साइट पे बाइंड करेगा और साइक्लोऑक्सीजिनेस प्रोस्टाग्लैंडिन को एराकिडोनिक एसिड में कन्वर्ट कर देगा। तो ये जो एंजाइम है साइक्लोऑक्सीजिनेस इज एन एंजाइम विच कैन कन्वर्ट प्रोस्टाग्लैंडिन टू एराकिडोनिक एसिड। ठीक है, एक सेकेंड रुक जाना। इस एंजाइम को ऐसे लिख देता हूँ, साइक्लो ऑक्सीजनेस। ठीक है, तो ये प्रोस्टाग्लैंडिन को कन्वर्ट कर सकता है एराकिडोनिक एसिड। मेरे को पता है इसके बनने की वजह से मुझे दर्द हो रहा है, तो मैं अपना ड्रग जो है इस एंजाइम के स्ट्रक्चर के बेसिस पे मैं कर सकता हूँ। बच्चों मैं दर्द को रोकना चाहता हूँ तो मैं क्या क्या चीजों को टारगेट कर सकता हूँ? सबसे पहला चीज तो मैं प्रोस्टाग्लैंडिन को एंजाइम पे बाइंड होने से रोक दूं। एक टारगेट तो ये, क्योंकि ये प्रोस्टाग्लैंडिन अगर एंजाइम पे बाइंड नहीं होगा तो एराकिडोनिक एसिड नहीं बनेगा, और अगर एराकिडोनिक एसिड नहीं बनेगा तो दर्द नहीं होगा। समझ में आ रहा है? एक मैकेनिज्म तो यहाँ पे रोक सकता हूँ मैं। दूसरा, मैं प्रोस्टाग्लैंडिन को कुछ नहीं करता हूँ, एंजाइम जहां पे प्रोस्टाग्लैंडिन बाइंड हो रहा है जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, एक्टिव साइट, वो एक्टिव साइट पे मैं कुछ और पहले बांध दूं प्रोस्टाग्लैंडिन जाने से पहले। इसके पहले कि प्रोस्टाग्लैंडिन वहां पे बाइंड करे, मैं अगर कोई केमिकल सब्सटेंस को यहाँ पे बाइंड करवा दूं तो क्या प्रोस्टाग्लैंडिन वहां पे बाइंड हो पाएगा बच्चों? बताओ जरा, बोलो। नहीं। अगर प्रोस्टाग्लैंडिन नहीं बाइंड कर पाएगा तो क्या एराकिडोनिक एसिड प्रोड्यूस होगा? बताओ। नो। और एराकिडोनिक एसिड नहीं प्रोड्यूस होगा तो पेन होगा मुझे? पेन नहीं होगा बच्चों, क्योंकि वही था पेन मीडिएटर, उसके वजह से हो रहा था पेन। तो अगर मैं किसी तरीके से एक ऐसा केमिकल सब्सटेंस बना देता हूं जो इस एंजाइम के ऊपर जाके, एंजाइम्स आर व्हाट बाय द वे, केमिकली एंजाइम्स आर प्रोटीन्स, राइट? ये एंजाइम है और एंजाइम्स जो होते हैं क्या होते हैं? एंजाइम्स आर नथिंग बट प्रोटीन्स। तो मैंने किसको टारगेट किया बच्चों यहाँ पे? मैंने एक ऐसा केमिकल सब्सटेंस बनाया जो प्रोटीन को जाके इंटरेक्ट कर रहा है और मेरा पेन जो था उसका बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स क्रिएट कर रहा है, पेन को इनहिबिट करके बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स क्रिएट कर रहा है। ठीक है, बायोलॉजिकल रेस्पॉन्स मतलब बायोलॉजिकल फंक्शनिंग में चेंजेस क्रिएट करना। तो अगर तुम लोग एक ऐसा केमिकल सब्सटेंस बनाते हो जो स्पेसिफिकली जाके एंजाइम के एक्टिव साइट पे बाइंड कर ले तो एराकिडोनिक एसिड बनने से रुक जाएगा, और एराकिडोनिक एसिड का प्रोसेस रुक गया अगर,
बनना, तो नॉइस रिसेप्टर्स स्टिमुलेट नहीं होंगे और तुम लोग को पेन का सेंसेशन नहीं होगा। क्या बात समझ में आ रही है बच्चों? तो अगर किसी डिजीज का मेरे को एराकिडोनिक एसिड बनने के बाद नोसिसेप्टर का क्या होता है सर काम? ये मॉलिक्यूल नॉइस रिसेप्टर्स को स्टिमुलेट करता है। सर मतलब? नॉइस स्टिमुलेट करना मतलब नॉइस रिसेप्टर से सिग्नल जनरेट करता है, और नॉइस रिसेप्टर से किस तरह का सिग्नल जनरेट करते हैं? पेन का। समझ में आ रही है बात? तो यस सर, मतलब सर पेन जनरेट करेगा एसिड और उसका सिग्नल देगा नोसिसेप्टर। पेन नहीं, एक्चुअली ये एसिड पेन जनरेट नहीं करेगा, ये सिर्फ सेंसेशन जनरेट करेगा, इसको जाके सिग्नल जनरेट करेगा इसके ऊपर, इसको जाके बताएगा भाई पेन का सिग्नल ला, ब्रेन से जनरेट करवा। समझ में आ रही है बात? तो ये नॉइ एराकिडोनिक एसिड जाके उसको बताएगा कि भाई पेन इंड्यूस करना है, ये जाके ब्रेन को बताएगा, और ब्रेन उस पर्टिकुलर रीजन में पेन जनरेट करेगा, दर्द का एहसास दिलाएगा हम लोगों को। पेन इज जस्ट अ फीलिंग, राइट? तो ये फीलिंग जो है ब्रेन इंड्यूस करता है इवेंचुअली, लेकिन उसका सिग्नल जनरेट करने में कौन मदद करता है? ये एराकिडोनिक एसिड। समझ में आ रही है बात? यस सर, मतलब सर इसका काम है सिग्नल देना। इसका काम है सिग्नल जनरेट करवाना नॉइस रिसेप्टर्स में, और नॉइस रिसेप्टर्स को स्टिमुलेट करके ब्रेन का जो पेन सेंसेशन एरिया है उसको स्टिमुलेट करता है। तो ये सारी सिग्नल सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक का चल जाती है। एराकिडोनिक एसिड नॉइस रिसेप्टर्स को, नॉइस रिसेप्टर्स ब्रेन के पेन सेंसेशन वाले एरिया में चल जाएगा, ठीक है, और पेन का एहसास दिलाएगा हम लोगों को। ठीक है, तो अपने को वो पेन का एहसास चाहिए नहीं, तो वो मैं कैसे रोक सकता हूँ? पहला तरीका तो ये है कि प्रोस्टाग्लैंडिन को यहाँ पे बाइंड करने से रोक दो, या फिर तो प्रोस्टाग्लैंडिन को खुद ही किसी चीज में कन्वर्ट कर दो, या फिर तो एंजाइम को ही ब्लॉक कर दो। जब एंजाइम ही ब्लॉक हो जाएगा तो प्रोस्टाग्लैंडिन एराकिडोनिक एसिड में कन्वर्ट ही नहीं होगा, और नॉइस रिसेप्टर स्टिमुलेट ही नहीं होगा, ब्रेन में पेन के सेंसेशन एरिया के ऊपर कुछ भी सिग्नल जाएंगे ही नहीं, और इस तरह से हम लोग को दर्द नहीं होगा। समझ में आ रही है बात सभी को? यस एवरीवन, कैसे हम लोग एक एग्जाम्पल से समझ पा रहे हैं? यस, Yes, sir. चलो बढ़िया। अगर समझ में आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है बच्चों। आगे बढ़ते हैं हम लोग, डिफरेंशिएट करते हैं मेडिसिन और ड्रग के बीच में। देखो बच्चों, जब तुम लोग मेडिसिन बोलते हो तो सिर्फ ड्रग की बात नहीं कर रहे हो। ड्रग वो चीज होती है जो एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट है। ड्रग को शॉर्ट में एक्टिव एपीआई भी बोलते हैं हम लोग। एपीआई का मतलब हो जाता है एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट। इंग्रेडिएंट मतलब ये वो केमिकल है जो एक्चुअली असर प्रोड्यूस करने वाला है, एक्चुअली ड्रग ड्रग का आई मीन इफेक्ट प्रोड्यूस करने वाला है। इंग्रेडिएंट, सॉरी, इंग्रेडिएंट, ठीक है। तो ड्रग जो होता है ये एक चीज होती है मेडिसिन में। देखो क्या होता है बच्चों की, ड्रग बहुत स्मॉल अमाउंट में होता है किसी भी मेडिसिन के अंदर। जो मेडिसिन हम कंज्यूम करते हैं, जैसे कि तुम लोग अगर डोलो 650 खाए रहोगे, अगर वैक्सीन वगैरह लेना स्टार्ट कर दिए हो तुम लोग, तो डोलो 650 जो कंज्यूम करते हो उसमें सिर्फ 650 मिलीग्राम ऑफ पैरासीटामोल होता है। तो ये 650 मिलीग्राम बहुत स्मॉल क्वांटिटी है जिसको हैंडल करना डिफिकल्ट होगा। मतलब अगर इसके मैं टैबलेट भी बना दूं तो बहुत छोटे छोटे टैबलेट बनेंगे जो कि शायद गिर जाएं, दिखाई नहीं दें, नो, हैंडलिंग में प्रॉब्लम हो सकता है। तो हम क्या करते हैं, इनकी क्वांटिटी को बढ़ाने के लिए कुछ ऐसे सब्सटेंस डालते हैं जो इनको इनके साइज को इंक्रीज कर दे। उनका कुछ बायोलॉजिकल इफेक्ट नहीं है, ऐसा नहीं कि वो बॉडी में जाके कुछ इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा, ये सिर्फ एक्स्ट्रा है, सिर्फ उसका साइज बढ़ने के लिए। दूसरा दूसरा चीज क्या होता है बच्चों, दूसरे केमिकल्स और क्या ऐड करते हैं ड्रग के साथ हम लोग। ड्रग ना बहुत बार ऐसे होते हैं अजीब से टेस्ट देते हैं, कड़वा टेस्ट देते हैं, इरिटेटिंग टेस्ट देते हैं। तो ये सारे टेस्ट वगैरह को मास्क करने के लिए हम फ्लेवर्स डालते हैं ड्रग्स में, ठीक है। सिरप्स की मैं बात करूँ तो उसमें तो स्वीटनर्स भी डालते हैं, ड्रग खराब नहीं हो जाए इसके लिए प्रिजर्वेटिव भी डालते हैं। तो ड्रग्स के साथ जो एक्स्ट्रा केमिकल ऐड करते हो जब तुम लोग, वो एक्स्ट्रा केमिकल को बोलते हैं बच्चों एक्सीपिएंट्स। क्या बोलते हैं? एक्सीपिएंट्स। एक्सीपिएंट्स हर वो चीज है जो इफेक्ट कुछ नहीं प्रोड्यूस करी है, सिर्फ ड्रग को कंज्यूमेबल फॉर्म में कन्वर्ट करने में मदद कर रही है। तो ड्रग के साथ साथ जो एक्स्ट्रा चीजें डालते हो उन दोनों को जब ऐड कर दोगे तो एक मेडिसिन बन जाता है। क्या बात समझ में आ रही है सभी को? तो मेडिसिन में ड्रग भी होता है और ड्रग के साथ एक्स्ट्रा चीजें भी होती है।
क्या बात समझ में आ रही है सबको बच्चों? यस सर। बेटा एक्सेस में ड्रग लेने से क्या होगा? व्हाई दिस इज इवन अ क्वेश्चन। तुम लोग साइंस के स्टूडेंट हो, तुमको पता होना चाहिए एक्सेस में ड्रग लेने से साइड इफेक्ट्स होंगे, राइट? सो एवरी ड्रग हैज इट्स ओन साइड इफेक्ट। एक्सेस में तो कुछ भी अच्छा नहीं होता है, पानी भी तुम एक्सेस में पी लोगे तो फिर वो भी अच्छा नहीं है, तो ड्रग कैसे अच्छा हो सकते हैं? ठीक है, तो मेडिसिन जो होते हैं बच्चों, ये ड्रग ही होते हैं, बट ड्रग के साथ में कुछ एक्स्ट्रा एक्सिपिएंट्स होते हैं जिनका कुछ बायोलॉजिकल एप्लीकेशन नहीं होता। ये सिर्फ ड्रग्स की प्रॉपर्टी को बढ़ाने में मदद करते हैं, जैसे ड्रग्स को कंज्यूमेबल फॉर्म में, साइज में इंक्रीज करने के लिए, अच्छा टेस्ट कराने के लिए, लुक वाइज अच्छा दिखने के लिए, ऐसे इंक्रीज करते हैं, एस्थेटिक प्रॉपर्टीज बढ़ाने के लिए हम लोग यूज करते हैं। बच्चों एक इम्पॉर्टेंट ब्रांच है साइंस में जिसको हम लोग बोलते हैं ड्रग डिजाइनिंग। तुम लोगों ने अभी जस्ट ऊपर देखा, ड्रग डिजाइनिंग क्या होता है वो मैं एक्सप्लेन करता हूँ। ड्रग डिजाइनिंग जो होता है बच्चों, तुम लोगों ने ऊपर अभी देखा, ये जो एंजाइम है इसको इनहिबिट करने के लिए मेरे को एक ऐसा ड्रग बनाना पड़ेगा जो सिलेक्टिवली इसके एक्टिव साइट पे जाके बाइंड करे। और ये छोटा सा मॉलिक्यूल है बच्चों जो आंख से दिख भी नहीं रहा, तो उसको उसके एक्टिव साइट को इनहिबिट करना है। तो तुम लोग समझ सकते हो यहाँ पे कि एक मॉलिक्यूल बनाना कितना डिफिकल्ट होगा। ठीक उसी शेप में जिस 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 जैसा इसका एक्टिव साइट है, उसी शेप में एक मॉलिक्यूल बनाना कितना डिफिकल्ट टास्क होगा। तो वो फील्ड साइंस का जहाँ पे इस टास्क को परफॉर्म किया जाता है, जिसमें एंजाइम्स और डिफरेंट टारगेट्स को स्टडी करके और उसके ही ठीक शेप जैसा, उसके ठीक एक्टिव साइट के शेप जैसा मॉलिक्यूल को डिजाइन करने वाला जो ब्रांच होता है, उस ब्रांच को हम लोग ड्रग डिजाइनिंग बोलते हैं। तो ड्रग डिजाइनिंग जो होता है, इट इज अ ब्रांच ऑफ मेडिसिनल केमिस्ट्री। इट इज अ ब्रांच ऑफ मेडिसिनल केमिस्ट्री that deals with the synthesis of प्रोस्टाग्लैंडिन। बॉडी में होता है, हमारे बॉडी में इट्स अ केमिकल विच सर्कुलेट्स इन आवर सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, प्रोस्टाग्लैंडिन हमारे बॉडी में बहुत जगहों पे होता है, ठीक है, बायोलॉजिकल फ्लूइड्स में होता है, which deals with the synthesis of new molecules having pathobiological effect, biological response। ठीक है, तो अच्छा बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स शो करने के लिए जो मॉलिक्यूल सिंथेसाइज करते हो, उस मॉलिक्यूल की सिंथेसिस ड्रग डिजाइनिंग के एरिया में होता है, विच इज अ वेरी डिफिकल्ट टास्क बच्चों। ड्रग डिजाइन करना बहुत लंबा प्रोसेस होता है। एक मॉलिक्यूल कोई साइंटिस्ट अगर डिजाइन कर भी लेता है आज, लेट्स से कोई साइंटिस्ट ने कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए कोई ड्रग बना दिया, तो अगर वो कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए एक ड्रग बन भी जाता है आज, तो आज आज बना लिया उसने, तो ऐसा नहीं कि कल से मार्केट में बिकने लगेगा। मार्केट में बिकने तक का 25 साल लगेगा बच्चों, उसको कम से कम। एक ड्रग को मार्केट में आने के लिए उसकी सेफ्टी टेस्टिंग करनी पड़ती है, डिफरेंट फेजेस में ट्रायल होते हैं, कम से कम 4 फेज होते हैं। ठीक है, 4 फेज के ट्रायल्स होते हैं, हर एक फेज में 3 से 4 साल लगते हैं ट्रायल को, और 16 साल तो उधर ही लग गए। उसके बाद मार्केट में ड्रग आने से पहले उसको सिंथेसाइज करने का, बल्क में बनाने का टेक्निक ढूंढना पड़ता है। तो बहुत सारे साल लग जाते हैं बच्चों। एक ड्रग अगर सक्सेसफुली बन भी जाता है, सपोज आज कोई डिजीज के ट्रीटमेंट के लिए कोई ड्रग बन भी गया, तो उसको मार्केट में आने तक का कम से कम 25 साल लग जाते हैं। ठीक है, तो ड्रग डिजाइनिंग एक बहुत ही बड़ा डिफिकल्ट टॉपिक है और बहुत पेशेंस की जरूरत होती है ड्रग डिजाइनिंग करने के लिए। ठीक है, तो बहुत सारे साइंटिस्ट लोग इस पे एक्टिवली काम कर रहे हैं, बहुत लोग नए नए मॉलिक्यूल्स बना रहे हैं। तो तुम लोगों को शायद पता नहीं होगा, क्या पता कि कैंसर का ट्रीटमेंट बन भी गया हो लेकिन सिर्फ मार्केट में ना आया हो। ठीक है, तो ऐसा भी हो सकता है। तो बहुत लोग इस पे मेहनत कर रहे हैं।
बच्चों अब जरा बात करेंगे हम लोग इंडिविजुअल ड्रग कैटेगरीज के बारे में। सबसे पहले कैटेगरी ऑफ ड्रग हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं वो एनाल्जेसिक्स एंड एंटीपायरेटिक्स के बारे में बात करेंगे। एनाल्जेसिक्स और एंटीपायरेटिक्स ये क्यों कौन से तरह के ड्रग होते हैं, क्या ड्रग होते हैं? तो बच्चों नाम जो है अब तुम लोग को अच्छे नाम समझने की आदत डाल लेनी है। अब साइंस के स्टूडेंट हो तुम लोग तो ये पेन किलर ये सब यूज करोगे वर्ड तो अच्छा नहीं लगता है। हम पेन किलर बोलने से अच्छा हम क्या बोलेंगे, एनाल्जेसिक्स बोलेंगे। एनाल्जेसिक्स ये इसको कॉमन लैंग्वेज में पेन किलर्स बोलते हैं। ठीक है, तो पेन किलर जो होते हैं ये वो ड्रग होते हैं, नाम से पता चल जाता है, जो पेन किल करते हैं। देखो एनाल्जेसिक वर्ड जो है वो आता है एनाल्जेसिस से, सॉरी अल्जेसिस से। अल्जेसिस मतलब फीलिंग ऑफ पेन, और एनाल्जेसिस से मतलब हो जाता है रिलैक्स ऑफ पेन, राइट, मतलब अपोजिट ऑफ पेन, राइट। एनाल्जेसिक्स यहाँ पे आ जाता है। तो एनाल्जेसिक वर्ड जो है बेसिकली ग्रीक लेटर से डिराइव होता है, विच इज ऑपोजिट ऑफ पेन, पेन का रिलीफ। ठीक है, तो वो ड्रग विच रिलीव्स द पेन आर कॉल्ड एनाल्जेसिक्स। ठीक है, द ड्रग्स और द केमिकल सब्सटेंस that relieves the pain are called analgesics। क्या बात समझ में आ रही है बच्चों सभी को? एनाल्जेसिक जो होते हैं ऐसे केमिकल सब्सटेंस होते हैं जो पेन को रिलीव करते हैं। बच्चों वापस से मैं बोल दूं, रिलीव करते हैं, पेन को ट्रीट नहीं करते, पेन की वजह को ठीक नहीं करते, ये सिर्फ रिलीफ दे देंगे पेन से। जैसे कि मैं गिर गया हूं, मुझे चोट लग गया और उस वजह से दर्द दे रहा है, तो जो चोट लगी है उसको ठीक नहीं करेंगे, जो दर्द दे रहा है उसको ठीक करेंगे। क्या बात समझ में आ रही है सभी को? सिम्टोमैटिक ट्रीटमेंट करते हैं, सिम्टम ठीक करते हैं, कॉज ठीक नहीं करते हैं। क्या बात समझ में आ रही है सभी को? यस सर। समझो तुम लोग का नाइफ से कुछ कट कर रहे हो और हाथ कट गई, या फिर थोड़ा सा ज्यादा अब्रेजन हो गया, तो बच्चों वो कट कट गया तो वो वुंड को हील नहीं कर देंगे डॉक्टर, ये सिर्फ उस वुंड की वजह से जो दर्द हो रहा है उसको ठीक कर सकता है, दर्द के फीलिंग को कम कर सकते हैं इन लोग, बस याद रखना बच्चों। अबाउट हाफ ऑफ द एनाल्जेसिक, जितने भी एनाल्जेसिक आज के मार्केट में अवेलेबल हैं, ऑल द एनाल्जेसिक्स हैव बोनस प्रॉपर्टीज। मतलब एनाल्जेसिक तो है ही, साथ साथ में मोस्ट ऑफ द एनाल्जेसिक्स आर एंटी इंफ्लेमेटरी। मोस्ट ऑफ द एनाल्जेसिक्स एनाल्जेसिक्स आर एंटी इंफ्लेमेटरी। व्हाट डू यू मीन बाय एंटी इंफ्लेमेटरी? तो बच्चों इन्फ्लामेशन पहले समझते हैं और फिर एंटी इंफ्लेमेटरी का मतलब समझेंगे हम। इन्फ्लामेशन समझ में आ गया तो उसका उल्टा, उसको ठीक करने वाले इन्फ्लाम एंटी इंफ्लेमेटरी आर द ड्रग विच ट्रीट्स द इन्फ्लामेशन। इन्फ्लामेशन क्या होता है बच्चों, किसी को पता है? व्हाट डू यू मीन बाय इन्फ्लेमेशन? सर जलता है, जब कुछ जल जाता है चीज बहुत जल्दी। जलन होती है उसको बोलते हैं इन्फ्लामेशन। हाँ नहीं, एक्चुअली नहीं, इन्फ्लामेशन बेटा 5 चीज को बोलते हैं। ये पांचों में चीज जब एक साथ हो तो उसको इन्फ्लामेशन बोलते हैं। जैसे कि तुम लोग दौड़ रहे हो और गिर गए, तो गिरने के बाद छिल जाता है हाथ, थोड़ा एब्रेजन आ जाता है, तो क्या फील होता है वहां पे तुम लोग को? वहां पे सबसे पहली बात तो पेन का सेंसेशन होगा। ठीक है, तो पेन एक फीलिंग हो जाती है। दूसरी चीज हो जाती है बच्चों, पेन के साथ साथ तुम लोग का वो एरिया पूरा रेड हो जाएगा, तो वो रेडनेस एक और चीज हो जाता है। जहां पे हाथ छिल गया या फिर जो भी पार्ट गिरा है, घुटना या फिर पैर वगैरह वो छिल गया है, तो रेडनेस के साथ साथ वहां पे स्वेलिंग हो जाती है। स्वेलिंग बच्चों कॉमर्स वाले बोलते हैं इसको, हम साइंस वाले इसको एडिमा बोलते हैं। ठीक है, तो एडिमा हो जाता है। स्वेलिंग के साथ साथ यहाँ पे जिस जगह पे हाथ छिल गया है, सपोज हाथ पे चोट लग गया, हाथ छिल गया है, तो उस जगह से कुछ लिक्विड वाटर जैसी सिक्रीट होती है और ब्लड भी सिक्रीट होता है।
तो एक्सुडेशन बोलते हैं उस प्रोसेस को। एक्सुडेशन मतलब सिक्रीशन ऑफ लिक्विड्स एंड ब्लड। एक्सुडेशन होगा वहां पे। देखा होगा ना, कभी कभी हाथ छिल जाता है तो उसमें से पानी जैसा कुछ सिक्रीट होता है। हुआ है कि नहीं फील कभी? तो हुआ रहेगा मेरे ख्याल से, सबने एक बार गिरे रहोगे सब एक बार। यस सर। ठीक है, तो एक्सुडेशन होता है। एंड लास्टली बच्चों, उस एरिया का टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ जाता है। कभी फील किया है जब जहाँ पे जख्म लगती है वहां पे टच करके देना, थोड़ा बाकी के बॉडी के टेम्परेचर से थोड़ा सा ज्यादा टेम्परेचर होता है उधर पे। हाँ, थोड़ी देर के बाद होता है, मत तुरंत तो नहीं हो जाएगा, थोड़ी देर के बाद होता है हमेशा इन्फ्लेमेशन। तो जब ये पांचों चीज एक साथ होती हैं तो उस प्रोसेस को बोलते हैं हम लोग इन्फ्लेमेशन। क्या बात समझ में आ रही है सभी को? इन्फ्लेमेशन क्या होता है? यस सर। ठीक है। तो जो एनाल्जेसिक होते हैं वो एंटी इन्फ्लेमेटरी भी होते हैं। इसका मतलब ये पांचों चीजों को कम कर देते हैं। तो जब तुम लोग दर्द की दवाइयां खाते हो तो ये इन्फ्लेमेशन भी कम कर देते हैं। अबाउट मोस्ट ऑफ द एंटी इन्फ्लेमेटरी जो होते हैं, एनाल्जेसिक होते हैं, वो एंटी इन्फ्लेमेटरी होते ही। ठीक है, ये हो गया एनाल्जेसिक के बारे में। अब बात करते हैं बच्चों एंटी पायरेटिक ड्रग के बारे में। एंटी पायरेटिक ये क्या होते हैं? ये कौन से ड्रग्स हैं ये समझते हैं हम लोग। Antipyretics are the chemical substance. These are the chemical substance chemical substance that reduces the body temperature. बुखार की दवाइयां होती हैं बच्चों ये, बॉडी के टेम्परेचर को कम करने वाली दवाइयां। वो मेडिसिन दैट रिड्यूसेस द बॉडी टेम्परेचर, या फिर तुम लोग बोल सकते हो रिड्यूसेस द फीवर। ठीक है, फीवर को कम करने वाले ड्रग। ठीक है, तो ये जनरली ये ड्रग्स जो होते हैं, जो एनाल्जेसिक्स और एंटीपायरेटिक ड्रग्स होते हैं, वो ज्यादातर प्लांट से निकाले जाते थे पहले। ठीक है, एक प्लांट है जो यूरोप में मिलता है बच्चों, विलो प्लांट बोलते हैं उसको, उधर से निकाला जाता था। और ये जो केमिकल निकलते थे विलो प्लांट से, उनके अंदर एंटीपायरेटिक इफेक्ट तो होता ही था, एनाल्जेसिक भी होता, मतलब पेन तो रिड्यूस करते ही थे, बुखार भी कम कर देते थे। ठीक है, बाद में जब इन्वेस्टिगेट किया, जब साइंस में एडवांसमेंट हुआ, देखा गया कि इसमें होता क्या है एक्चुअली, क्या चीज है इस विलो प्लांट के अंदर जो पेन वगैरह कम कर दे रहा है। तो पता चला उसके अंदर सैलिसिलिक एसिड होता है। सैलिसिलिक एसिड। सैलिसिलिक एसिड किसको बोलते हैं बच्चों? उसका स्ट्रक्चर ड्रॉ कर देता हूं मैं। छोटा सा मॉलिक्यूल है जो पेन, बुखार, सारी चीजें ठीक कर सकता है। ये छोटा सा मॉलिक्यूल एंटी इन्फ्लेमेटरी है, एनाल्जेसिक है, पेन किलर है, सब है ये होता है सैलिसिलिक एसिड। ठीक है, सैलिसिलिक एसिड जो होता है बच्चों, इरिटेटिंग होता है टेस्ट में। मॉलिक्यूल तो बहुत अच्छा है, दर्द से दवा दे, दर्द से इलाज दे देगा, दर्द से आराम दिला देगा, बुखार भी कम कर देगा, लेकिन इसको जबान पे रखोगे तो वैसे ही थूक दोगे तुम लोग कि इतना गंदा सा टेस्ट होता है इसका। इरिटेटिंग टेस्ट होता है, और प्लस मुंह में जलन या फिर खुजली होने लगेगी इसको लेने के बाद। तो इसको कंज्यूम नहीं कर सकते, तो इसको क्या किया जाता है बच्चों? इसको कंज्यूमेबल फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है by reacting it with glacial acetic acid। ग्लेशियल एसिटिक एसिड के साथ रिएक्ट किया। एसिटिक एसिड क्या होता है बच्चों, सबको पता है क्या फॉर्मूला एसिटिक एसिड का? CH3COOH। CH3 डबल बॉन्ड OOH। ठीक है, तो मैं क्या उल्टा लिख दूं उसको, चलेगा? C डबल बॉन्ड O। उल्टा इसलिए लिख रहा हूँ बच्चों बिकॉज रिएक्शन बताना है तुम लोगों को। C डबल बॉन्ड O CH3, ऐसे लिख दो ग्लेशियल एसिटिक एसिड को, चलेगा? यस सर। ठीक है, देखो क्या होगा बच्चों इस रिएक्शन में, ये जो OH वाला पार्ट है एसिटिक एसिड का, वो निकल जाएगा सैलिसिलिक एसिड के H के साथ। एक मिनट, एक मिनट बच्चों।
ऐसे निकल जाएगा। जब तुम लोग एक राइट टेम्परेचर पे हीट करोगे तो इस तरह से ये मॉलिक्यूल जो है अपने आप ही निकल जाता है। कंडेंसेशन बोलते हैं हम लोग इस प्रोसेस को। कंडेंस हो जाएगा, H2O निकल जाएगा, और ये जो CO है, C डबल बॉन्ड O ग्रुप है, ये ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाएगा। जो ऑक्सीजन है इस C डबल बॉन्ड O के साथ और कार्बन ऑक्सीजन के साथ दोनों जुड़ जाएंगे। और कैसा बन जाएगा स्ट्रक्चर यहाँ पे? C डबल बॉन्ड O, OH तो था ही, और यहाँ पे क्या बन गया है? OC डबल बॉन्ड O, CH3, है कि नहीं बच्चों? ये जो मॉलिक्यूल था इसका नाम है सैलिसिलिक एसिड, और ये मॉलिक्यूल जो है उसको एसिटाइल ग्रुप लगा दिया ना, तो इसका नाम है ओ एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड। सैलिसिलिक एसिड, इसको IUPAC में बोलते हैं बच्चों। IUPAC नेम अगर मैं इसका लिख दूं तो इसको बोलते हैं 2-एसिटॉक्सी बेंजोइक एसिड। ठीक है, ये कंज्यूमेबल होता है, और इसको ब्रांड नेम के, कॉमन नेम के हिसाब से लिख दो तो एस्पिरिन होता है। एस्पिरिन जो है बच्चों बहुत सारे मॉलिक्यूल्स में मिला, बहुत सारे ड्रग्स में यूज किया जाता है। एस्पिरिन जो होता है, आई मीन इट इज प्रोबेबली द मोस्ट वाइडली यूज्ड ड्रग टिल डेट, वाइडली यूज्ड एनाल्जेसिक टिल डेट। ठीक है, सैलिसिलिक एसिड बहुत ज्यादा एस्पिरिन के फॉर्म में बेचा जाता है। जैसे तुम लोग इसके ड्रग के नाम भी सुने रहोगे। डिस्प्रिन सुना है बच्चों सभी ने? डिस्प्रिन, डिस्प्रिन में एस्प्रिन होता है। एनासिन सुना है सभी ने? एनासिन में एस्प्रिन होता है। तो ये सारे वो ड्रग्स हैं जो इनके ब्रांड नेम्स हैं जिसमें एस्प्रिन पाया जाता है। ठीक है, तो ये एस्प्रिन बहुत ही कॉमन सा ड्रग मॉलिक्यूल है जो ज्यादातर मिल जाता है। ज्यादातर एनाल्जेसिक एस्प्रिन ही रहते हैं उसके अंदर प्रेजेंट। ठीक है, बट द ओनली प्रॉब्लम विद दिस एस्पिरिन इज इट विल गो इनसाइड योर बॉडी एंड ब्रेक्स डाउन इनटू सैलिसिलिक एसिड अगेन। हमारे बॉडी में जाने के बाद एस्पिरिन ये वापस से टूट जाता है। जस्ट मोमेंट, ये वापस से टूट जाता है इधर से, और वापस से सैलिसिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। ये सैलिसिलिक एसिड में बनते ही पेट में इरिटेशन फील होता है। ठीक है, पेट में इरिटेटिंग फील होता है, गैस्ट्रो इंटेस्टिनल अपसेट्स हो जाते हैं बच्चों, मतलब बदहजमी जैसा होने लगता है, या फिर एसिडिटी बढ़ जाती है। ये सारे प्रॉब्लम्स होते हैं इसकी वजह से। तो इस प्रॉब्लम्स को ओवरकम करने के लिए नया ड्रग बनाया गया, और वो नया ड्रग बनाया बन के तैयार हो गया पैरासीटामोल। पैरासीटामोल का स्ट्रक्चर कैसा होता है? अच्छा, बाय द वे बच्चों एक और चीज बता दूं, एस्पिरिन इज अ प्रो ड्रग। प्रो ड्रग का मतलब होता है कि वो खुद पेन किलर नहीं है। बॉडी में जाएगा तो बॉडी के अंदर जो एंजाइम्स वगैरह हैं इसको तोड़ के सैलिसिलिक एसिड में कन्वर्ट कर देंगे। सैलिसिलिक एसिड जो है वो एक्टिव फॉर्म है, एक्टिव ड्रग है। तो तुम लोग के दिमाग में क्वेश्चन आता होगा, सर मैं फिर एक्टिव ड्रग क्यों नहीं खा रहा हूँ, मैं इसको इनएक्टिव करके क्यों खा रहा हूँ? बच्चों बिकॉज उसका टेस्ट तो खराब था ना, तो खाने जैसा होना भी चाहिए। ठीक है, पहले उसको प्रो ड्रग में कन्वर्ट करो जिससे उसका टेस्ट वगैरह चेंज हो जाता है, इरिटेटिंग नहीं फील होता। और एक बार बॉडी में गया तो एंजाइम उसको खुद ही तोड़ के कन्वर्ट कर देंगे किसमें? क्या हुआ, कुछ डाउट है बच्चों? डाउट है तो ही अनम्यूट करो। कुछ एंजाइम उसको तोड़ के वापस से सैलिसिलिक एसिड में कन्वर्ट कर देंगे। सैलिसिलिक एसिड एक्टिव फॉर्म है, वो हम लोगों को पेन से आराम दिलाएगा, लेकिन साथ ही साथ में साइड इफेक्ट भी बहुत है उसके, जैसे कि पेट में इरिटेशन, एसिडिटी वगैरह। तो लेस साइड इफेक्ट वाला ड्रग बनाया गया, और लेस साइड इफेक्ट वाला जो ड्रग बन के तैयार हुआ वो है ये बच्चों पैरासीटामोल। पैरासीटामोल का स्ट्रक्चर कैसा होता है? ये भी छोटा सा स्मॉल मॉलिक्यूल है, लेकिन बहुत ज्यादा डिमांड में बच्चों। पैरासीटामोल बेच के लोग कितने करोड़पति बन गए आजकल। ठीक है, तो आजकल कुछ कुछ कंपनियां तो ऐसी हैं जो पैरासीटामोल के नाम से ही चलती हैं। ठीक है, ये छोटा सा मॉलिक्यूल है बच्चों, इतना सा, इतना ही बड़ा है, ये पैरासीटामोल है। दिख रहा है सभी को पैरासीटामोल का स्ट्रक्चर? ठीक है, तो अगर कोई नया बंदा कोई फार्मा का ड्रग ड्रग कंपनी खोलता है, कोई मेडिसिन खोलता है, एक सेकेंड ना,
कोई भी अगर नया फार्मेसी कंपनी खोलता है अगर मेडिसिन बनाने का, तो सबसे पहले लोग पैरासीटामोल का ही कंपनी खोलते हैं, ज्यादातर ऐसा होता है, क्योंकि पैरासीटामोल आसानी से बन जाता है बच्चों, छोटा सा मॉलिक्यूल है, छोटा सा मॉलिक्यूल है, आसानी से इसको बनाया जा सकता है, और मार्केट में इसका डिमांड बहुत है। ठीक है, क्योंकि सब लोग को जब जब कभी भी थोड़ा सा दर्द हुआ जाके पैरासीटामोल खा लो, बुखार हुआ पैरासीटामोल खा लो, तो दर्द बुखार इन्फ्लेमेशन तीनों से आराम दिला देता है। तो डेली पैरासीटामोल जो है वो बिकता ही है। ठीक है, लेकिन अभी बनाने वाले बहुत आ गए हैं पैरासीटामोल, तो इसके लिए कंपटीशन बहुत हो गया बच्चों। कुछ भी डाउट इसके अंदर बच्चों? सो फार एनाल्जेसिक एंटीपायरेटिक में कुछ भी डाउट? देख लो क्या होते हैं एनाल्जेसिक, क्या होते हैं एंटीपायरेटिक, उनके एग्जाम्पल समझ में आ गए? ड्रग डिजाइनिंग के स्लाइड दिखाओ ना। कौन सा वाला? ड्रग डिजाइनिंग, ये वाला नहीं ड्रग डिजाइन ड्रग डिजाइन? करो। ओके, एक मिनट मैं चार्जिंग में लगाता हूँ। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों, सभी को मेरी आवाज आ रही है? यस सर। यस सर। तो ये था बच्चों, हमने अभी जस्ट डिस्कस किया पैरासीटामोल के बारे में। अब जरा बात करते हैं एंटी माइक्रोबियल एजेंट के बारे में। एंटी माइक्रोबियल वर्ड जो बोल रहा हूँ ना मैं, ये बहुत बड़ा सा वर्ड हो जाता है बच्चों, इसके अंदर बहुत सारी चीजें आती हैं। इसके अंदर आते हैं चार चीजें मेनली। सबसे पहले तो इसके अंदर आते हैं एंटीसेप्टिक, डिसइंफेक्टेंट, एंटीबायोटिक और सल्फा ड्रग, ये चार तरह के ड्रग्स आ जाते हैं। तो ये बड़ा सा कैटेगरी है जिसके अंदर छोटे छोटे कैटेगरीज आते हैं। एंटी माइक्रोबियल नाम से ही समझ में आ जाता है, ये वो ड्रग्स होंगे जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल करेंगे। ठीक है, तो ये वो केमिकल सब्सटेंस होते हैं, दीज आर द केमिकल substances that either kills or inhibits the growth ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। या फिर तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म मार ही डालेंगे, या फिर तो उसको मारेंगे नहीं लेकिन उसके ग्रो भी नहीं होने देंगे। देखो बच्चों, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को शॉर्ट फॉर्म में मैं माइक्रोब्स लिखूंगा। माइक्रोब्स को, माइक्रोब्स और माइक्रो ऑर्गेनिज्म सेम ही होते हैं। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को या फिर तो किल करने वाले ड्रग, या फिर तो उसके ग्रोथ को इनहिबिट करने वाले ड्रग, मतलब उसका रिप्रोडक्शन रोक देंगे। तो जिस वजह से एक जनरेशन मर गया तो दूसरा जनरेशन बनेगा ही नहीं। ठीक है, तो वैसे केमिकल सब्सटेंस जो या फिर तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल कर दे रहे हैं या फिर तो उसके ग्रोथ को इनहिबिट कर दे रहे हैं, वैसे केमिकल सब्सटेंसेस को हम लोग एंटी माइक्रोबियल्स बोलते हैं।
ठीक है। एंटी माइक्रोबियल में सबसे पहले बात करते हैं बच्चों एनाल्जेसिक्स और एंटीसेप्टिक और डिसइंफेक्टेंट की। एंटीसेप्टिक वो एंटी माइक्रोबियल होते हैं जो सरफेस पे एक्सटर्नल यूज के लिए होते हैं और सिर्फ लिविंग सरफेस पे यूज करते हैं हम लोग इसको। तो एंटीसेप्टिक को कैसे डिफाइन करूंगा मैं, द केमिकल substances that kills, एक मिनट, हाँ, that kills or inhibits the growth of microbes from living tissue। लिविंग टिश्यू से जो किल करने का या फिर उसके ग्रोथ को इनहिबिट करने का काम करते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं एंटीसेप्टिक। एंटीसेप्टिक वो ड्रग्स हो जाते हैं बच्चों। एंटीसेप्टिक के बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, बहुत सारे एग्जांपल्स। एंटीसेप्टिक का सबसे कॉमन एग्जांपल बच्चों तुम लोगों का हो जाता है डेटॉल। डेटॉल किसी ब्रांड का नाम नहीं है बच्चों। डेटॉल दो कंपाउंड के मिक्सचर को बोलते हैं। ब्रांड भी है ऑब्वियसली, लेकिन उसने इधर ही से इंस्पिरेशन लेके अपना नाम बनाया होगा। डेटॉल दो चीज के मिक्सचर को बोलते हैं, दो केमिकल के मिक्सचर को, जिसका नाम है क्लोरोजाइलिनॉल एंड टर्पिनियोल। जब तुम लोग क्लोरोजाइलिनॉल और टर्पिनियोल को मिक्स करते हो तो डेटॉल मिल जाता है। एक मिनट, मेरा पेन टैप क्या था, ठीक है, टर्पिनियोल, ये दोनों को मिक्स करेंगे और डेटॉल मिलता है। इसे ऐसे ही एक और एंटीसेप्टिक, कुछ एंटीसेप्टिक के तुम लोग एग्जांपल बताओ जरा। सोफ्रामाइसिन सुना है बच्चों सभी ने? सोफ्रामाइसिन करके एक होता है एंटीसेप्टिक। इसके अलावा बच्चों पोविडोन आयोडीन करके होता है। सैवलॉन, सैवलॉन में सैलॉल होता है, यस, सैवलॉन ब्रांड नेम है। पोविडोन आयोडीन बच्चों एक और एंटीसेप्टिक है। वो येलो कलर का मलहम होता है ना, जो जले या फिर कटे पे लगा दो, उसको बोलते हैं हम लोग पोविडोन आयोडीन। सर बेटाडीन। बिटाडीन, यस, बिटाडीन भी ब्रांड नेम है, तो पोविडोन आयोडीन ही होता है। ठीक है। सैलॉल, किसी बच्चे ने सैवलॉन बोला जिसमें सैलॉल होता है। ठीक है। आयोडोफॉर्म, आयोडोफॉर्म एक ड्रग हो जाता है बच्चों। आयोडोफॉर्म भी एंटीसेप्टिक जैसा यूज करते हैं हम लोग। इसके अलावा टिंचर आयोडीन बहुत कॉमन। टिंचर आयोडीन, ये क्या चीज है भाई? टिंचर आयोडीन जो होता है बच्चों 2 से 3%। जब तुम लोग 2 से 3% आयोडीन को, I2 को अल्कोहल वाटर मिक्सचर में डाल देते हो, इन अल्कोहल अल्कोहल और पानी के मिक्सचर में 2 से 3% आयोडीन डाल दोगे अगर, तो जो सॉल्यूशन बन के तैयार होगा, उस सॉल्यूशन को हम लोग बोलते हैं टिंचर आयोडीन। टिंचर आयोडीन बच्चों येलो कलर की लिक्विड होती है, जो तुम लोगों ने देखा भी होगा। तुम लोग देखते हो जब ड्रेसिंग कराते हैं, जब कट वगैरह लग जाता है तो येलो कलर की लिक्विड डाल देते हैं डॉक्टर ऊपर से। तो येलो कलर की लिक्विड जो होती है वो टिंच येलो या फिर ब्राउन कलर का होता है। ठीक है। तो टिंचर आयोडीन होता है वो बच्चों लिक्विड, I2 इन अल्कोहल वाटर। ठीक है। तो इसको बोलते हैं टिंचर आयोडीन। तो ये सारी चीज, इसके अलावा 0 पॉइंट कुछ भी नहीं मिले बच्चों, तो घर में जो फिनाइल का सॉल्यूशन होता है उसको बहुत डाइल्यूट करके अगर यूज करोगे, मतलब एक गिलास पानी में एक दो ड्रॉप अगर तुम लोग फिनाइल ऐड कर देते हो, तो वो 0.2% फिनॉल जो होता है वो भी एंटीसेप्टिक जैसा यूज किया जा सकता है। फिनॉल को बाय द वे दूसरा नाम भी है, इसको कार्बोलिक एसिड भी बोलते हैं। कार्बोक्सिलिक नहीं बोल रहा हूं मैं, कार्बोलिक एसिड भी बोलते हैं इसको। तो ये दोनों, ये सारे में से कोई भी तुम लोग मॉलिक्यूल यूज कर लो, बहुत अच्छी एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी शो करेंगे। डेटॉल है, सोफ्रामाइसिन है, पोविडोन आयोडीन है, सेलॉल, आयोडोफॉर्म, टिंचर आयोडीन, फिनॉल हो जाते हैं यहाँ पे।
ऑल्सो एक और एडिशन करूंगा बच्चों में इसके अंदर, बोरिक एसिड। बोरिक एसिड जो है वो आइस के लिए यूज करते हैं स्पेसिफिकली, ठीक है। आइस का ऑप्थाल्मिक एंटीसेप्टिक होता है बच्चों ये, ठीक है, फॉर आइज ओनली। ऑल्सो बिथियोनल इज अ मॉलिक्यूल विच इज यूज्ड इन सोप, एंटीसेप्टिक सोप जैसा यूज करते हैं बिथियोनल, ठीक है। तो एंटीसेप्टिक सोप जो होते हैं उसमें बिथियोनल भी यूज किया जाता है। चलो, कुछ भी डाउट इसके अंदर? यस। एग्जाम्पल में तो कोई डाउट नहीं है ना, एग्जाम्पल तो याद ही रखना है, ट्राइक्लोरोफिनॉल हो जाते हैं अदर एग्जाम्पल्स, ट्राइक्लोरोफिनॉल हो जाता है, ठीक है। एक थाइम, जस्ट अ मिनट। मेरा पेन टैबलेट ढंग से चल नहीं रहा है आज, एक मिनट बच्चों। एक मिनट, हाँ बच्चों रुको जरा। ट्राइक्लोरोफेनॉल बोरिक एसिड, ये कैरम वाला ही बोरिक एसिड, लेकिन उतना पाउडर फॉर्म में नहीं यूज करते, उसका बहुत डाइल्यूट सॉल्यूशन को एज अ एंटीसेप्टिक यूज करते हैं हम लोग, ठीक है। तो बोरिक एसिड वही वाला हो जाता है, ठीक है। तो ट्राइक्लोरोफेनॉल है, इसके अलावा एक थाइमॉल करके केमिकल है जो नेचुरली प्लांट से मिलता है। थाइम एक मसाले का पेड़ है बच्चों जिसमें से थाइमोल मिलता है। क्या हो गया पेन टैप को आज? थाइमोल, ठीक है। तो ये सब बहुत सारे बच्चों, लिस्ट ऐसे बढ़ती ही जाती है, बहुत सारे लिस्ट हो जाते हैं यहाँ पे। चलो, तो ये सारा एंटीसेप्टिक का हो गया। अब बात करते हैं डिसइंफेक्टेंट के बारे में। डिसइंफेक्टेंट और एंटीसेप्टिक में क्या डिफरेंस है? तो बच्चों, एंटीसेप्टिक जो होता है वो लिविंग टिश्यूज पे यूज किया जाता है, जबकि डिसइंफेक्टेंट जो होते हैं वो इनएनिमेट ऑब्जेक्ट पे यूज किया जाता है और नॉन लिविंग सब्सटेंस पे यूज किया जाता है। जैसे कि कहाँ पे इसको यूज करेंगे बच्चों, बताओ जरा, बताओ एक जो जगह जहाँ पे डिसइंफेक्टेंट यूज करते हैं हम लोग। walls, वॉल्स वगैरह हो गया, यस। और सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं बच्चों, जैसे कोई सर्जरी का इंस्ट्रूमेंट, अगर एक बंदे को सीजर वगैरह से सर्जरी किया है, ब्लेड वगैरह से किया है, बहुत महंगे मिलते हैं ना सर्जरी के ब्लेड्स। तो एक पेशेंट का सर्जरी किया तो दूसरे पेशेंट के लिए नया नहीं खरीदते बच्चों, वही ब्लेड्स को वापस से यूज करना पड़ता है, तो उसको भी डिसइंफेक्ट करना पड़ता होगा। तो वहां पे डिसइंफेक्टेंट यूज करते हैं, यस, हॉस्पिटल्स में यूज करते हैं, बिल्कुल सही भूमि। तो डिसइंफेक्टेंट को वहां पे यूज किया जाता है बच्चों, सर्जिकल ब्लेड्स वगैरह को डिसइंफेक्ट करने के लिए, जो मेडिकल डिवाइसेस होते हैं उसको डिसइंफेक्ट करने के लिए। घर में जो पोछा मारते हो तुम लोग उसमें भी डिसइंफेक्टेंट होता है, ठीक है। कोई भी ऑब्जेक्ट से जहाँ से बैक्टीरिया और माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करना है वहां पे डिसइंफेक्टेंट होता ही है यार।
these are these are the chemical substance used to kill or inhibit the growth of microbes from non-living object। नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट पे से माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल या फिर उसके ग्रोथ को इनहिबिट करने के लिए यूज करते हैं बच्चों। एग्जाम्पल इसका क्या केमिकल यूज करते हैं हम लोग यहाँ पे? एग्जाम्पल्स, पहले तो फिनॉल जो है वो बहुत अच्छा डिसइंफेक्टेंट जैसा भी यूज कर सकते हो, लेकिन हायर कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, तुम लोग को याद होगा बच्चों, मैंने 0.2% फिनॉल को एज एंटीसेप्टिक यूज किया। 1% फिनॉल को एज ए डिसइंफेक्टेंट यूज कर सकते हो तुम लोग। ठीक है, डिसइंफेक्टेंट हो जाता है। इसके अलावा पैराक्लोरो बेंजाइल फिनॉल जो होता है, पैराक्लोरो बेंजाइल फिनॉल, ये भी बहुत अच्छे डिसइंफेक्टेंट होते हैं। तुम लोगों को जितने भी डिसइंफेक्टेंट दिखते हैं घर पे, मतलब वॉश वगैरह करने के लिए, उसमें ये यूज करते हैं ये केमिकल। ये सारे ब्रांड नेम्स है, लाइजोल वगैरह, ये सब ब्रांड नेम है। ठीक है, तो उसके अंदर एक्टिव मॉलिक्यूल क्या है वो मैं तुम लोग को बता रहा हूँ। ठीक है, तो पैरा क्लोरोबेंजाइल फिनॉल हो गया, फिर 1% फिनॉलिक सॉल्यूशन जिसको कार्बोलिक एसिड बोलते हैं, ये हो गया। दो एग्जाम्पल बता दिया। तीसरा एक और एग्जाम्पल देखो बच्चों, क्रेसॉल्स करके कंपाउंड्स होते हैं, वो भी बहुत अच्छे डिसइंफेक्टेंट होते हैं। इसके अलावा तुम्हारे पास सल्फर डाइऑक्साइड होता है। ठीक है, वाटर के अंदर क्लोराइड यूज करते हैं, 0.2 टू 0.4 ppm क्लोराइड यूज करते हैं। पानी होता है ना, बीएमसी का जो पानी आता है, उसके अंदर क्लोराइड आयन ऐड करते हैं वाटर को डिसइंफेक्ट करने के लिए, कि वाटर में माइक्रो ऑर्गेनिज्म ना हो। ठीक है, तो उसके अंदर कितना क्लोरीन होता है? 0.2 to 0.4 पार्ट्स पर मिलियन। पीपीएम का फुल फॉर्म होता है पार्ट्स पर मिलियन, मतलब 0.4 पार्ट्स होंगे क्लोरीन के हर 1 मिलियन वाटर में। 1 मिलियन मतलब 10 लाख वाटर में 0.4 पार्ट्स होगा, मतलब 40 लाख वाटर अगर लूंगा, 10 नहीं, 1 करोड़ वाटर में सिर्फ 4 क्लोराइड के आयन होंगे। मतलब क्लोराइड का आयन बहुत कम होगा हर पर मिलियन में। ठीक है, 0.02 से लेके 0.4 पार्ट्स पर मिलियन क्लोराइड आयन होते हैं जो डिसइंफेक्टेंट का काम करते हैं। इसके अलावा बच्चों और एग्जाम्पल हो जाता है यहाँ पे, सल्फर डाइऑक्साइड बता दिया। ऑलमोस्ट सारे तरह के एग्जाम्पल यहाँ पे हो जाते हैं। तो मोस्टली यही सारे डिसइंफेक्टेंट है जो यूज किया जाता है। ठीक है, तो ये डिसइंफेक्टेंट कॉमन डिसइंफेक्टेंट है जो डेली लाइफ में हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल्स क्लियर हो गए सभी को? चलो आगे बढ़ते हैं। अगर क्लियर हो गया तो बच्चों आते हैं थर्ड टाइप के एंटी माइक्रोबियल पे। हमने देख लिया एंटीसेप्टिक, फर्स्ट टाइप ए बोल देता हूँ उसको मैं, ये बोल देता हूँ मैं इसको बी डिसइंफेक्टेंट को। और थर्ड टाइप पे आते हैं बच्चों, एंटीबायोटिक पे आते हैं। व्हाट आर एंटीबायोटिक्स, समझते हैं।
एंटीबायोटिक क्या चीजें होती हैं ये जानते हैं बच्चों। तो antibiotics are the chemical substance that are obtained from one type of microorganisms and are used to kill or to inhibit the growth of other type of microorganisms। ठीक है, तो एंटीबायोटिक वो केमिकल सब्सटेंस होते हैं जो एक तरह के माइक्रो ऑर्गेनिज्म से मिलते हैं दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करने के लिए। ठीक है, तो इसको कैसे डिफाइन करूंगा, दीज आर द केमिकल सब्सटेंस are the chemical substance obtained from one microorganism, microbes लिखूंगा, and are used to kill or to stop and are used to kill or to stop the growth of other microorganism। ठीक है, तो एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म से मिलते हैं दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करने के लिए। बच्चों क्या हुआ था कि पहला जो एंटीबायोटिक था वो एक्सीडेंटली डिस्कवर हुआ था। किसने डिस्कवर किया था, याद है किसी को? यस, विच वाज द फर्स्ट एंटीबायोटिक डिस्कवर्ड? किसी को भी नहीं पता? पेनिसिलिन सुना है बच्चों कभी तुम लोगों ने? Yes, sir. यस, चलो किसी ने तो सुना है कम से कम। तो बच्चों पहला जो एंटीबायोटिक था एक्सीडेंटली अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने डिस्कवर किया था। फर्स्ट एंटीबायोटिक अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने डिस्कवर किया था, पेनिसिलिन। ठीक है, द फर्स्ट डिस्कवर्ड एंटीबायोटिक कौन सा था ये? पेनिसिलिन, जिसको अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने डिस्कवर किया था और गलती से डिस्कवर हो गया था बच्चों। उनका मेन इंटेंशन ही था कि पेनिसिलिन को ढूंढना है, बट वो उन्होंने ऑब्जर्व किया कि पेनिसिलिन ऐसे भी ड्रग्स जो होते हैं जो एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म से मिलते हैं दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करने के लिए। तो उन्होंने वहां पे पेनिसिलिन जो है पहली बार ढूंढ के निकाला। नेचुरली एग्जिस्ट करते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म खुद ही बनाता है, इसको बनाने की जरूरत नहीं है। एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म खुद ही ये केमिकल सब्सटेंस सिक्रेट करता है दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करने के लिए। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने फर्स्ट जो एंटीबायोटिक था पेनिसिलिन एक्सीडेंटली डिस्कवर कर लिया, जो बाद में लार्ज स्केल पे यूज होने लगा दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करने के लिए। ठीक है बच्चों, तो पॉल ये पेनिसिलिन डिस्कवर हो गया बच्चों। पेनिसिलिन की डिस्कवरी के पहले साइंटिस्ट जो थे पॉल एहरलिच जो थे, एहरलिच, इन्होंने भी एक एंटीबायोटिक बनाया था, एक एंटी माइक्रोबियल ड्रग बनाया था आर्सेनिक के ऊपर बेस्ड। इनका जो ड्रग था वो आर्सेनिक बेस्ड ड्रग था बच्चों, जिसको हम लोग बोलते हैं आर्स फेनेरामाइन या फिर सेल्वरसेन। बच्चों 19th सेंचुरी के स्टार्टिंग में एक बीमारी फैल गई थी, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज था जिसका नाम है सिफिलिस। सिफिलिस के लिए कोई इलाज नहीं था। कोई कोई उसको हो गया जिसको बीमारी, भाई वो मरने वाला ही है, उसका कोई इलाज नहीं है। तो बहुत लोग उस वजह से जो थे मर रहे थे सिफिलिस की वजह से, और सिफिलिस की वजह से बहुत लोग मरने लगे। तो ये थोड़ा कंसर्न की बात होगी कि बहुत लोग ऐसे ही मर जा रहे हैं। तो पॉल एहरलिच ने बहुत इन्वेस्टिगेट किया और एक मॉलिक्यूल बनाया जो ऐसा था, आर्सेनिक वाला एक मॉलिक्यूल। आर्सेनिक वाला मॉलिक्यूल बच्चों बनाना बहुत डेंजरस काम हो जाता है, बिकॉज आर्सेनिक हमारे बॉडी के लिए पॉइजन होता है। तो ये मॉलिक्यूल लेने के लिए कोई तैयार नहीं होता था, क्योंकि इसमें आर्सेनिक है। तो सबको लगता था मैं मर जाऊंगा क्योंकि आर्सेनिक है इसके अंदर। लेकिन आर्सेनिक ये एक्चुअली में मरने से बचाता था बच्चों। आर्सेनिक बेस्ड जो ड्रग थे जो पॉल एहरलिच ने बनाया, इसको स्टार्टिंग में तो लोगों ने डिनाई किया लेने से, लेकिन जब लार्ज स्केल में लोग मरने लगे तो आर्सेनिक बेस्ड ड्रग जो ये पॉल एहरलिच ने बनाया था वो सब लोग लेने लगे। और ये ड्रग जो जब लिया, जिन जिन बंदों ने लिया, जिन जिन पेशेंट्स ने लिया, उन लोगों को सिफिलिस से आराम मिल गया, सिफिलिस उनका क्योर हो गया बच्चों। ठीक है, एक मिनट।
ठीक है, सिफिलिस से लोग बच गए। ये मॉलिक्यूल को बनाने के लिए बाद में पॉल एहरलिच को नोबेल प्राइज मिला 1908 में। ठीक है, ये मॉलिक्यूल बनाया था पॉल एहरलिच ने। इस मॉलिक्यूल को नाम दिया सैल्वर्सेन। ठीक है, पहले तो इस मॉलिक्यूल का नाम था आर्स फिनामाइन, आर्स फिनामाइन। बाद में इसको ब्रांड नेम दे दिया सैल्वर्सेन। ठीक है, सैल्वर्सेन नाम से इस मॉलिक्यूल को बेचा गया और सिफिलिस के ट्रीटमेंट के लिए यूज किया गया। सैल्वर्सेन जो है बच्चों एक अजोडाई से इंस्पायर कंपाउंड है, नेचुरल प्रोडक्ट से इंस्पायर कंपाउंड है। मतलब नेचुरली एक डाइज होते हैं जिसको अजोडाई बोलते हैं, उसी से इंस्पिरेशन लेके पॉल एहरलिच ने ये मॉलिक्यूल को बनाया। और बाद में पॉल एहरलिच, देखो नेचुरली जो प्लांट में डाई होते हैं वो ये होते हैं। एक्चुअली पॉल एहरलिच को भी ये मॉलिक्यूल बनाने के लिए ना दूसरे साइंटिस्ट की स्टोरी ने इंस्पायर किया। एक साइंटिस्ट थे बच्चों जिनके हाथ पे कट लग गया था, पुराने जमाने की बात कर रहा हूँ मैं, बहुत पुराना, जब भी इलेक्ट्रिसिटी नहीं हुआ करती थी, जब भी लैंप वगैरह लगा के काम करते थे, उस टाइम की बात कर रहा हूँ। तो एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने, उनका हाथ कट गया था जब ये पेन यूज नहीं करते थे, जब भी लकड़ी काट के इंक में डिप करके, इंक भी कहाँ से मिलता था, पेड़ से मिलता था पुराने जमाने में। ठीक है, इंडिगो प्लांट था, इससे उससे मिलता था। तो बच्चों जो पुराने जमाने के साइंटिस्ट हैं वो इन्वेस्टिगेट कर रहे थे, उनका हाथ काफी ज्यादा कट गया था, इतना ज्यादा कट गया था कि ठीक होने में लगभग नहीं कुछ तो हफ्ता भर, दो तीन हफ्ता तो आराम से जाना चाहिए था। तो उनका हाथ कट गया था, तो वो कुछ लिख रहे थे पेन से पेपर पे इंक में डिप करके, लेकिन वो लिख नहीं पा रहे थे ढंग से क्योंकि उनके हाथ पे चोट लगी थी। और इसी चक्कर में उन्होंने इंक गिरा दिया अपने हथेली पे जहां पे चोट लगा था। जब इंक गिरा तो वुंड के अंदर तक का चला गया, और क्योंकि जख्म के अंदर चला गया तो उसको अच्छे से वॉश नहीं कर पाया वो, जितना वॉश हुआ किया। और जो जख्म को 10 से 15 दिन लग जाने चाहिए तो वो कुछ 3 से 4 दिन में ठीक हो गया। तो वो साइंटिस्ट ने बोला कि जरूर इसमें कोई मिराकुलस कंपाउंड होगा जो मेरे वुंड को हील कर रहा है। जब इन्वेस्टिगेट किया पॉल एहरलिच ने तो पता चला वो मिराकुलस कंपाउंड जो है वो ये चीज थी, इंडिगो डाई में ये चीज होती है। और इसी से इंस्पायर होकर उन्होंने सिफिलिस का मॉलिक्यूल बना दिया बच्चों, सैल्वर्सेन। और सैल्वर्सेन जो है वो ब्लॉकबस्टर ड्रग हो गया, बहुत बिका और इनको नोबेल प्राइज भी मिल गया। बाद में इससे इंस्पायर होकर बच्चों, जब एक साइंटिस्ट सक्सेस होता है ना तो सब उसके सक्सेस को कॉपी करने चाहते हैं, और लोगों ने कॉपी किया और डिफरेंट डिफरेंट बहुत अच्छे अच्छे मॉलिक्यूल बनाए। ठीक है, कॉपी किया लेकिन अच्छे मॉलिक्यूल बनाए। वो मॉलिक्यूल में से कुछ नोटेबल मॉलिक्यूल ये हैं बच्चों जो कॉपी करके बनाया गया था। ये मॉलिक्यूल को बोलते हैं प्रोंटोसिल। अजोडाई था ये बच्चों, अजोडाई से इंस्पायर होकर बनाया गया था सैल्वर्सेन को। और सैल्वर्सेन की सक्सेस के बाद लोग सारे बनाना चाहते थे उसी एजोडाई से इंस्पायर्ड कंपाउंड। ठीक है, और सबने बनाया भी, और कुछ लोगों ने तो बहुत अच्छे बेहतरीन मॉलिक्यूल बनाए। तो ये मॉलिक्यूल बन के निकला बच्चों जिसका नाम है सल्फा, सॉरी, इसका नाम तो प्रोंटोसिल है, प्रोंटोसिल बनाया। ये होता है प्रोंटोसिल का स्ट्रक्चर। प्रोंटोसिल इनएक्टिव ड्रग है, प्रोड्रग है, प्रोड्रग है। बॉडी में जाने के बाद ये ब्रेक हो जाता है बच्चों, इधर से ऐसे बॉन्ड टूट जाता है और ये कन्वर्ट हो जाता है बच्चों एक्टिव ड्रग में, जो बैक्टीरिया को किल कर देता है, बैक्टीरिया के मेटाबॉलिज्म वगैरह को स्टॉप कर देता है और बैक्टीरिया मर जाता है। ठीक है, ऐसे सल्फानिलामाइड, यहाँ से बॉन्ड टूट जाएगा, ये फ्रैगमेंट अलग हो जाएगा, ये फ्रैगमेंट जो है ऐसे सल्फानिलामाइड में कन्वर्ट हो जाता है, इस बोलते हैं सल्फा एनिलामाइड। सर बोलो। मतलब जो सॉल्वेरेंस में जो मतलब कोई तो पॉइजन होता है वो बॉडी के अंदर जाने के बाद उसका इफेक्ट नहीं होता था बॉडी नहीं, पे? नहीं होता। देखो क्या होता है कि जब एलिमेंट अलग होते हैं तो उनकी प्रॉपर्टी अलग होती है, लेकिन जब वो कंपाउंड बनाते हैं तो प्रॉपर्टी बदल जाती है। जैसे कि एग्जांपल दूं मैं, सोडियम एक एक्सप्लोजिव मेटल है कि नहीं, पानी में जाने पे एक्सप्लोड हो जाता है। और क्लोरीन एक पॉइजनस गैस है, लेकिन जब दोनों आपस में कंबाइन होते हैं तो क्या बनाते हैं, सोडियम क्लोराइड, जो तो हम लोग खाने में खाते हैं, नमक है कि नहीं। सर, तो ये तो हमारे पेट में जाके एक्सप्लोड नहीं हो रहा, ये तो पॉइजनस गैस नहीं है।
तो कंपाउंड अगर एलिमेंट अलग होते हैं तो उनकी प्रॉपर्टी अलग होती है, लेकिन जब वो कंपाउंड बना लेते हैं तो उनकी प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है। समझ में आई बात? यस सर। तो ऐसी चीज हो जाती है। तो ये सल्फा ड्रग्स होते हैं बच्चों, सल्फा ड्रग बोला जाता है इनको। जो नए मॉलिक्यूल न्यू जनरेशन एंटीबायोटिक है इनको सल्फा ड्रग्स बोलते हैं। जितने भी सल्फा ड्रग्स होते हैं सल्फा एनिलामाइड प्रोड्यूस करते हैं, सल्फा एनिलामाइड के डेरिवेटिव्स होते हैं ये। ठीक है, इस पे ड्रग्स, इस पे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, तुम लोग के सिलेबस का ही पार्ट है। ठीक है बच्चों, और सल्फा ड्रग हम लोग डिस्कस करेंगे ब्रेक के बाद। रीजॉइन करना है तुम लोगों को ब्रेक के बाद 15 मिनट्स में शार्प, मैं क्लास स्टार्ट कर दूंगा 15 मिनट्स में। चलो बच्चों, मिलते हैं ब्रेक के बाद। रीजॉइन करना है तुम लोग को सेम लिंक पे, ठीक है, सेम लिंक जो रिसीव हुआ है उसी पे रीजॉइन करना है।